आज क्वेश्चन आवर में एक बड़ा सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हमारे देश में वाकई में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है? यह बात इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि आज महाराष्ट्र जल रहा है। 13 शहर हैं जहां महाराष्ट्र में आज आग लगी हुई है। आज मुंबई में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और वो इसलिए क्योंकि आज से 200 साल पहले, जी हां 200 साल पहले पुणे के पास एक लड़ाई हुई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बाजीराव पेशवा के सैनिक मौजूद थे और पेशवा के सैनिकों के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जौहर दिखाया। लेकिन बजाय इसके कि इसमें हिंदुस्तानी जज्बे को आगे देखा जाए, एक समाज हमारे देश का यह मानता रहा कि चूंकि उस समाज का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़ा था और इस बार पेशवा की फौज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समाज की मदद से ही उसे हराया था, इसलिए इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन कुछ संगठनों ने इस पर ऐतराज किया और पुणे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद से एक ऐसी आग पूरे महाराष्ट्र में फैली है जो आज जातीय आधार पर लोगों को न सिर्फ बांटती दिख रही है बल्कि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की एक ऐसी मिसाल सामने रख रही है जो प्रदर्शित करती है कि बेखौफ लोग कानून को किस तरीके से धता बता सकते हैं। गाड़ियों से उठते शोले, बसों में तोड़फोड़ और सड़क पर दौड़ती भीड़। सोमवार को पुणे के भीमा कोरेगांव में 200 साल पुरानी युद्ध पर संग्राम छिड़ गया। ग्राउंड जीरो पर महाराष्ट्र पुलिस को हालात काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस हिंसा की आंच पुणे से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों तक महसूस की जा रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में बेकाबू भीड़ ने कई गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। कारों पर भी पथराव किए गए। कल भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के बाद आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की स्थिति तनावपूर्ण है। इस वक्त मैं मुंबई के सैन ट्रॉम्बे रोड पर हूं और जगह कुर्ला नाका, चेंबूर नाका है और यहाँ की स्थिति मैं आपको बता दूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगभग रास्ते भर में दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां हमें तोड़ी हुई कंडीशन में दिखी। बसों के शीशे तोड़ दिए गए। पथराव में बेस्ट की कई बसों को निशाना भी बनाया गया। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में जबरदस्त नाकेबंदी कर दी है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में भी दलित संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। दरअसल पुणे के कोरेगांव भीमा में शौर्य दिवस मनाया गया था, जिसके बाद दो समुदायों के बीच झड़प हुई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया। ये जो पूरा इंसिडेंस है, एक सोची समझी साजिश के तहत क्या ये किया गया, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पुलिस इतने बड़े पैमाने पर वहां पर नहीं होती तो शायद बहुत गंभीर घटना भी वहां पर घट सकती थी। और इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच की जाएगी। लोगों से शांति की अपील की गई है, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। वहीं बुधवार को दलित संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अफवाहों को सबसे पहले रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। 200 साल पुरानी एक बात को लेकर आज 2018 में हिंदुस्तान में तबाही मच रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की ये तस्वीरें जो प्रदर्शित करती हैं कि हिंसा का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप, कोई स्वरूप नहीं होता। आप देखिए पुणे की यह तस्वीर जहां पर हिंसक भीड़ ने किस तरह से तमाशा मचाया। नांदेड़, मुंबई, नागपुर, चेंबूर, कोल्हापुर, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, यह प्रदर्शित हो रहा है कि कैसे दलित समाज आज न सिर्फ बहुत ज्यादा द्रवित है बल्कि अपने बातों को सामने रखने के लिए कानून को धता भी बता रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती दिख रही है और ऐसे में मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के चेंबूर मुलुंड इलाके में तनाव काफी ज्यादा है। हार्बर लोकल रूट पर बड़ा असर पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई इलाकों में बेस्ट की बसों पर पथराव हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो कि पूरे मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, वहां पर काफी ज्यादा स्थिति बुरी होती दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा लोगों को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। ठाणे में
पथराव हुआ है। औरंगाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पथराव में 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। औरंगाबाद में अहमदनगर और औरंगाबाद के बीच बस सेवा को रोक दी गई है। इस तरह की कई चीजें आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। यानी कि पिछले 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में ऐसा लगता है जैसे कि कानून नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। आइए जरा सबसे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे फसाद की जड़ क्या है। पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा का असर आज मुंबई में पूरे दिन दिखाई दिया। शुरुआती तौर पर तो ये एक प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते हिंसक हो गया। जैसे जैसे मुंबई में बीएसटी की भी 20 बसों को तोड़ा गया है, जो कि अलग अलग इलाकों से अलग अलग जगहों पर जा रही थी। फिलहाल ये तमाम बसें जो हैं वो डिपो में है, लेकिन सड़क पर भी अभी आप देख सकते हैं ये बस इसलिए खड़ी है क्योंकि ना केवल इस बस को तोड़ा गया, साथ ही इसके जो इसकी टायर का हवा था वो भी निकाल दिया गया। फिलहाल पीछे भी आप देख सकते हैं एक और बस खड़ी है और आपको रास्ते में टूटे हुए शीशे भी दिखाई देंगे। एसटी बस में जब ये हमला किया गया, जब पथराव किया गया, तो उस बस में ड्राइवर मौजूद थे। आप इस बस में थी जब ये, तो क्या हुआ था? ये गाड़ी तो ये जगह पे खड़ी थी, वो इधर से लोग आ गए, फिर बाद में पहले टायर पंक्चर करे, हवा छोड़ दिया, बाद में ये 10-15 लोग आ गए, दगड़ फेंक दिया उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। कितने दगड़ फेंके थे? कितने पत्थर फेंके? इधर बड़ा पत्थर फेंका। बड़ा पत्थर फेंका? हाँ, और एक साइड के खिड़की में भी एक पत्थर फेंका और वो खिड़की टूट गई और 19 लोग थे गाड़ी में मेरे। मुंबई में बहुत सारी गाड़ियों को इसी तरह से तोड़ा गया, जिसमें सरकारी गाड़ियां भी थी और प्राइवेट गाड़ियां भी थी। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आप देख रहे हैं तोड़फोड़ का ये किस तरह से एक अजीब सा सरमाया बन रहा है मुंबई में। लेकिन इस तोड़फोड़ की वजह क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? आइए आपको बताते हैं। 200 साल पहले 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा में एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में जंग हुई थी, जिसमें अंग्रेज उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम कर रहे थे। अंग्रेजों ने दलित समाज के प्रतिनिधित्व वाले लोगों को सेना में जगह दी थी और ऐसे में महार लोग जो कि अंग्रेजों के सेनापति बनकर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने पेशवा की फौज को हरा दिया था। इस वजह से कोरेगांव भीमा में जय स्तंभ का निर्माण कराया गया, जो कि महार जाति के लिए एक बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। और इस स्तंभ पर महार सैनिकों के नाम भी लिखे गए जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र में दलित समुदाय ये जश्न मना रहा है, लेकिन इस साल जब दलित समुदाय इस जश्न को मना रहा था तो उस वक्त कुछ एक लोगों ने, जो अपने आप को स्वतः तौर पर भारतीय मानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रहे दलित समाज के लोगों के ऊपर आपत्ति दर्ज की और कहा कि ये अपने आप में सही बात नहीं है और इस पूरे के पूरे उत्सव के समारोह को उन्होंने गलत ठहराया। और यहीं से बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते हिंसा पर आई और पुणे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और आज जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। पूरा विरोध है और अब महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया जा रहा है कल। ऐसे में पुलिस ने न सिर्फ लोगों को चेतावनी दी है बल्कि सावधान रहने को कहा है, क्योंकि कई ऐसे जरिए हैं जिनसे अफवाहों को फैलाया जा सकता है। ऐसे 100 से ज़्यादा मिसक्रिएंट्स को पुलिस ने ताबे में लिया है। इसमें कुछ लोगों ने जो बस थे उस पर पत्थर वगैरह मारे थे, तो उनको हमने सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आइडेंटिफाई करके 100 से ज़्यादा ऐसे मिसक्रिएंट्स को पुलिस ने ताबे में लिया है। मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि आप अफवाहों पे विश्वास ना रखें और मुंबई की जो मुंबई का रेजिलियंस जो है वो बरकरार रखें। जैसा कि आपने देखा, महाराष्ट्र पुलिस बार बार आह्वान कर रही है सभी नागरिकों से, और हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, कृपा कर अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सएप और इस तरह की तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग गलत और अनर्गल बातें डालते हैं, उस पर बिल्कुल और कतई यकीन मत कीजिएगा। 200 साल पुरानी बात को लेकर क्या आज हम आपस में बैर कर सकते हैं? क्या आज हम एक दूसरे को बांट सकते हैं? लेकिन बांटने की बात जहां आती है वहां राजनीति हो जाती है। और ऐसे में जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने गुजरात में अपना दमखम दिखाया है और दलित नेता के तौर पर आगे आए हैं, वो भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने
इस पूरे मौके पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पर जोरदार हमला किया अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का यही फासिस्ट विजन है कि दलित भारतीय समाज के निचले तबके हैं। ऊना, रोहित बेमला और अब भीमा कारेगांव हिंसा, ये सब इसी का ताजा सबूत है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ परिवार को घेरा है। अपने बरसों पहले वहां स्वाभिमानी व बहादुर रहे दलितों के आदर सम्मान में बने स्थल पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में उधर जा रहे थे, लेकिन ये सब वहां खासकर बीजेपी, आरएसएस व जातिवादी एवं दलित विरोधी संगठनों को अच्छा नहीं लगा, जिन्होंने फिर वहां जानबूझकर व योजनाबद्ध तरीके से तो दलितों पर जानलेवा हमला किया। जाहिर सी बात है, राजनीति इस पर जमकर हो रही है और कल भी आप इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी और बयानबाजी काफी देंगे। इस बीच में महाराष्ट्र सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए कुछ एक ठोस कदम आगे बढ़ाने का दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को शक है कि जानबूझकर इस हिंसा को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है पुणे में, उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजे देने की बात कही गई है। अपील की जा रही है आम जनता से महाराष्ट्र में कि अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिस पर अफवाह हैं उन पर ध्यान दें। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ एक संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान कल किया है, लेकिन सरकार कटिबद्ध है और सरकार ये कह रही है कि महाराष्ट्र बंद का असर आम जनजीवन पर नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार की तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन राजनीति है तो होकर ही रहेगी। काम है जानना, सरकार का काम है इसे तुरंत रोकना। और दुख की बात यह है कि आज महाराष्ट्र में कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है। दो पॉलिटिकल राजनीतिक पक्ष जो सत्ता में बैठे हैं, वो दोनों एक दूसरे के पीठ पे लगाए बैठे हैं, मुंह दूसरी तरफ करके बात करने को तैयार नहीं एक दूसरे से। कि भाई इसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जिन लोगों ने जानबूझकर प्लान किया है, मतलब तो दलित समाज पर हमला करने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जानबूझकर जिन लोगों ने हमला किया है उसकी जांच हो और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कल मुख्यमंत्री से बात किया है, जिला अधिकारी से बात किया है, एसपी से बात किया है और उसकी जांच पूरी हो रही है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे किसका राज है। जानबूझकर मतलब दलित समाज को टारगेट करके दलित समाज पर हमला करने की कोशिश हुई है। हम तो मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मांगते हैं, हम मराठा दलित की एकता चाहते हैं और मराठा कम्युनिटी ने इसी तरह दलित समाज को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। तो इसकी पूरी जांच हो और जिन्होंने ऐसा प्लान किया तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने, राजनीति अपनी जगह हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक ऐसी समस्या है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, खास करके महाराष्ट्र सरकार के लिए। और अब बात करते हैं आपके पैसे की। जी हाँ, आखिरकार हम सब काम इसलिए करते हैं कि हम पैसे बना सकें, पैसे बचा सकें, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन हम सब क्या करते हैं? बचत करते हैं, कटौती करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को बैंकों में रखते हैं ताकि हम वहां सुरक्षित महसूस कर सकें। अब ऐसे में बैंक के जो खाते होते हैं, क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया कि आपके बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना आवश्यक होता है? यानी कि एक न्यूनतम राशि है जो आपके बैंक के खाते में रहनी ही चाहिए, और अगर नहीं रहेगी तो बैंक आपसे उसके लिए हर्जाना वसूल करेगा। अब आइए चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का समूह बहुत बड़ा समूह है, लेकिन यह बैंक लगातार घाटे में भी चल रहा था और हाल के दिनों में थोड़ा बहुत मुनाफा शुरू हुआ। अब ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब से करीबन 5 महीने पहले अपनी नीति में बदलाव किया। पिछले 5 सालों तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूनतम राशि किसी भी अकाउंट में रखने की कोई सीमा नहीं रखी थी। यानी कि आप अगर अपने अकाउंट में एक भी पैसे ना रखें तब भी आपको किसी भी तरह का हर्जाना नहीं देना पड़ता था। लेकिन 4 महीने पहले एसबीआई ने तय किया कि अगर 5,000 रुपए से कम आपके अकाउंट में हैं
तो फिर आपको चुकाना पड़ेगा हर्जाना। और यही हुआ। तो 3 महीने में एसबीआई ने, जानते हैं आप कितने पैसे कमाए सिर्फ हर्जाना के रूप में? 1771 करोड़ रुपए। जी हां, 3 महीने में 1771 करोड़ रुपए सिर्फ हर्जाने में मिला, जबकि एसबीआई का मुनाफा इस 3 महीने में 300 करोड़ रुपए कम है। अब जरा सोचिए हर्जाने से कितना पैसा आ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने उन ग्राहकों पर पेनल्टी लगाकर अप्रैल से नवंबर 2017 के बीच 1771 करोड़ रुपए कमा लिए, जिनके खाते में मिनिमम बैलेंस था। वसूला गया ये चार्ज एसबीआई की जुलाई सितंबर के नेट प्रॉफिट 1581 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। प्राइवेट बैंक की बात तो छोड़ दीजिए, ये वो बैंक है जो सरकारी सहायता से चलते हैं। बावजूद इसके आम आदमी को राहत देने के नाम पर अलग अलग तरह के चार्ज के जरिए मुनाफा कमाने के धंधे में लगे हैं। एसबीआई के बाद मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखने वालों से पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा पैसे वसूले हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच पीएनबी ने अपने ग्राहकों से 97 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 68 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। वहीं कैनरा बैंक ने 62 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। पंजाब एंड सिंध बैंक देश का एकमात्र बैंक है जिसने अपने ग्राहकों से इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2017 में अप्रैल से नवंबर के बीच ही खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने वालों से 2,320 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़े गवाह हैं कि देश के तमाम बैंक आपकी जेब से आपका ही पैसा बड़े आराम से निकाल रहे हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं लग रही। जागो ग्राहक जागो, जो स्लोगन गवर्नमेंट इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको पॉपुलराइज करती है, वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अप्लाई करता है, क्योंकि छोटे छोटे चार्जेस मिला के एक बड़ी रकम कई बार बन जाती है। तो ग्राहक को पहली बात तो उसका राइट है कि उसको सारे चार्जेस पता हों, उसके बाद वो चेक करे कि वो चार्जेस जो हैं उससे कहीं कोई भिन्न चार्जेस या ज़्यादा चार्जेस तो नहीं लगा दिए गए हैं। नियमों के नाम पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने वालों से बैंकों ने चार्ज वसूल कर भारी भरकम मुनाफा कमा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी से सरकारी बैंक तो पैसे बड़ी आसानी से वसूल रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक उन लोगों से पैसा कब वसूलेंगे जो बड़े बड़े कर्ज लेकर फरार हैं, और एनपीए के बढ़ते बोझ को लेकर उनके पास कोई सटीक जवाब क्यों नहीं है। ये आपको जानना काफी जरूरी है कि किस बैंक में कितने चार्जेस आपसे वसूले जा रहे हैं। बैंकों के चार्जेस के आधार पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और साथ में उसमें काम करने वाले लोग, यानी बैंकों की जो पूरी माली हालत है इसी चार्जेस पर निर्भर करती है। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आइए जरा आपको मोटी बात बता दें, जहां 10 लाख करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर तमाम सरकारी बैंकों के पास हैं, जिसे वसूला नहीं जा रहा है, जो कि बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पास हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों से तमाम पैसे लिए जा रहे हैं, भले वो 150 या 160 रुपए ही क्यों ना हो। तो आइए जरा हम आपको समझा दें कि जब आप बैंक में खाता रखते हैं तो किस किस तरह के चार्ज आपको देने पड़ते हैं। चालू खाते के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में आपको पहले 50 चेक पत्ते मुफ्त मिलते हैं। बचत खाते के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 25 पेज का चेकबुक मुफ्त मिलता है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। और उसके बाद हर लीफ जो आप चेकबुक का लेते हैं, हर चेक के लिए 3 रुपया, उसके साथ साथ जीएसटी का चार्ज लगता है। सेविंग अकाउंट में अगर आपने एनरोलमेंट किया है तो इसकी ओपनिंग फीस, यानी कि आप अकाउंट खोलने की जो फीस है वो 20 रुपए प्रति खाता देते हैं। उसके साथ साथ खाता बंद अगर आप करते हैं तो खाता बंद करने के लिए आपसे बैंक 500 रुपए प्लस जीएसटी लेती है। आप अगर अपने बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 महीने में 5 बार उसका इस्तेमाल बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। उसके साथ साथ इनसफिशिएंट बैलेंस, जब यानी कि बैंक का जो मिनिमम बैलेंस है उस बैलेंस से भी अगर कम हो जाए तो फिर आपके ऊपर 20 रुपया प्लस जीएसटी लगता है और यह आपको देना पड़ता है। नेट बैंकिंग से अगर आप 2 लाख रुपए तक का निफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो उसके लिए 1 रुपए से 5 रुपए तक का शुल्क आपको देना पड़ता है। और अगर आप अपने ब्रांच से
2 लाख रुपए तक का निफ्ट या आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 25 रुपए तक का शुल्क आपको देना पड़ता है। ब्रांच से अगर आप 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तो आपको 25 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि आज बैंकों को जिस तरह के चार्ज हम देते हैं और नेट बैंकिंग की बात कही जाती है जिसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है, तो सरकार हमें बस इतना बता दे, पब्लिक सेक्टर बैंक को चलाने के लिए पैसा हम देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए के लिए आम आदमी जिम्मेदार है क्योंकि सरकार उन्हें पैसा दे रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक वसूली भी आम आदमी से ही कर रहे हैं। भाई ये गोरख धंधा या अंधा बाजार कब तक चलता रहेगा? अब इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आप सोचिए, हम 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, जहां हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की परिकल्पना करते हैं और उसे साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप राजधानी में 1 जनवरी मनाने के लिए उतरते हैं तो फिर आपके पास सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं होती है। हर जगह ट्रैफिक जाम ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। कैसे ये होता है कि पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं होती है कि एक जगह पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट नाम की कोई चीज क्यों दिखाई नहीं देती है। हम आपके सामने ये तमाम जानकारी इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ 1 जनवरी को, वो प्रस्तुत करता है एक भयावह तस्वीर, यानी कि हमारे पूरे ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में न तो पुलिस को कोई जानकारी है और उसके साथ साथ न ही किसी और ने इस पर ध्यान दिया है। तो कैसे बतौर देश और बतौर शहर दर शहर हम मरने के कगार पर खड़े हैं, जरा ये समझ लीजिए। दिल्ली में रफ्तार का दम क्यों घुटने लगता है? बार बार क्यों सड़क पर हो जाता है चक्का जाम? देश की राजधानी में ट्रैफिक कंट्रोल के दावों पर सवाल। चाहे लुटियंस दिल्ली हो या फिर डीएनडी के आसपास का एरिया, हर बार गाड़ियों की सुस्त रफ्तार दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर सवाल उठाती रही। क्या वाकई अहम दिनों में जाम से मुक्ति का कोई मंत्र नहीं है हमारे पास? ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अगर इसमें टाइम पे सही टाइम पर इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ वेहिकुलर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी और आदमी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो जितने भी रेडियल रोड्स थे वो सारे एकदम से चौक हो गए, ब्लॉक हो गए, इसलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम हुई। दरअसल जब भी ट्रैफिक जाम होता है तो लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़कर अपनी गाड़ी को किसी तरह निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। दुनिया में सबसे बेहतर स्वीडन का ट्रैफिक फॉर्मूला माना जाता है। स्वीडन ने 1997 में विजन 0 पॉलिसी अपनाई। सड़क डिजाइन में बदलाव से लेकर कानून का सख्ती से पालन किया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट का फायदा भी स्वीडन को मिला है। नए ट्रैफिक फॉर्मूले से सड़क हादसों की तादाद भी कम हुई। तो सवाल है कि हिंदुस्तान में सरकार क्यों नहीं ट्रैफिक कंट्रोल का सख्त रोड मैप ला पा रही है? ट्रैफिक का जो एक काम है बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम है और एक समझदारी से किस प्रकार से कितना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस ट्रैफिक को कहाँ से डाइवर्जन देना है और कितना ट्रैफिक अगर एक जगह पर आएगा तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और उसको अगर रोकना है तो कौन से पॉइंट से उसको डाइवर्ट करना है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। फ्लाईओवर और सड़कों के चौड़ीकरण के बावजूद दिल्ली की सड़कों में ट्रैफिक कम नहीं हो पा रहा। पीक आवर्स चंद घंटों तक सीमित नहीं रह गए। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जब गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़कों पर ट्रैफिक स्मूथ रहता हो। टीम न्यूज़ नेशन। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया और अब अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को एड देना बंद कर दिया, यानी कि आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। $255 मिलियन यानी तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद जो हर तिमाही पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलती है, उसे पाकिस्तान को अब नहीं दिया जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि अब यह माना जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़े पैमाने पर छला है। इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि कैसे अब अमेरिका के दबाव में और उसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी हरकतों को जारी रखा है, अब पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में
अलग थलग होता जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज पाकिस्तान तन्हा क्यों है। आखिरकार भारत की कूटनीतिक रणनीति रंग लाई और अमेरिका ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली $255 मिलियन की सैन्य मदद बंद कर दी है। अमेरिका की ओर से यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकियों की एक सुरक्षित पनाहगार करार दिया था। जानकारी से मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं। न केवल अमेरिका से बातचीत करके उनको समझाना चाहिए बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी बात करनी चाहिए और ताकि वो भी कुछ सख्त कदम उठाएं इनके ख़िलाफ़। और उसके अलावा हमें खाड़ी के जो देश हैं, ख़ासतौर से सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई और दूसरे जो देश हैं जो हमारे मित्र भी देश हैं जो इन आतंकवाद में, उनसे भी बात करनी चाहिए कि आतंकवाद को रोकने के लिए वो भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। अमेरिका के इस सख्त रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, लेकिन वो सीना जोरी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि वो पैसों का हिसाब देने को तैयार है। ये पॉलिसी जो है ये गलत है और ये फ्रस्ट्रेशन जो है अपनी फेलियर्स की और अपनी 15 साल की फेलियर्स का हिसाब लें उन लोगों ने जिन्होंने अफगानिस्तान में जो गए थे। पैसों का हिसाब हमसे क्या लेते हैं, ले लें हमसे, हम पब्लिकली देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे हिंदुस्तान की कामयाब कूटनीति है। पिछले 3.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक के बाद एक कई बड़े झटके दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान विश्व बिरादरी में एक आतंकवादी देश के तौर पर स्थापित हो गया है। In its short history, Pakistan has become a geography synonymous with terror. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. Pakistan is now Terroristan, with a flourishing industry producing and exporting global terrorism. भारत काफी पहले से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश बनता जा रहा है। इस बात को अब पश्चिमी देश भी मानने लगे हैं। पीएम मोदी की कोशिशों के चलते अमेरिका ने बीते 20 जुलाई को पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाह देने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया था। तब अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को संरक्षण और बढ़ावा देता है। अब अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से भारत का पक्ष पूरी दुनिया में मजबूत हो गया है। भारत आतंकवाद को शह देने का पाकिस्तान पर जो आरोप दोहराता रहा है, अमेरिका ने उसी का हवाला देकर यह सख्त कदम उठाया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये पहला कदम है। पाकिस्तान पर पूरी तरीके से लगाम कसी जा सके, इसके लिए अमेरिका को दूसरे बड़े सियासी और कूटनीतिक कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन जैसे दूसरे देश का विकल्प भी आर्थिक सहायता पाने के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान वाकई में बहुत ही अकेला देश पड़ गया है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आज शायद ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, सिर्फ चीन को छोड़कर। और पाकिस्तान को देखकर वो बचपन की कहानी याद आती है, जब कोई बदमाश बच्चा 2 थप्पड़ खा जाता था तो उसके बाद वो ढूंढता था कि कहीं कोई तो मिल जाए जो उसे पुचकार दे। ठीक वैसे ही जैसे चीन के लिए आज तरस रहा है पाकिस्तान, चीन के पास जाकर रोता हुआ दिखता है और ऐसा लगता है जैसे कि चीन उसके माथे पर सर रखकर बस ये कह रहा है, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान दुनिया में बेनकाब हो गया, जब उसके आतंकी चेहरे को सुपर पावर अमेरिका तक ने पर्दाफाश कर दिया, तब पाकिस्तान के बचाव में उसका सदाबहार दोस्त चीन सामने आ खड़ा हुआ। चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ से की गई जबरदस्त कार्रवाई की बात दुनिया को समझनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है और कुर्बानी भी। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने में पाकिस्तान ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे स्वीकार करना चाहिए। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और भारत करीब आ रहे हैं। ये नजदीकी पाकिस्तान को अखर रही है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अमेरिका भारत के सुर में सुर मिला रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को अपने सदाबहार दोस्त चीन का साथ मिला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, इसलिए कि उसको पैसा मिल जाता है चाइना से या अरब के देशों। ये पहला मौका नहीं है
जब चीन पाकिस्तान के समर्थन में आया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी एक्शन के बाद अगर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है तो उसकी बड़ी वजह है उसका जिगरी दोस्त चीन, जिसने पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर के CPEC प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान को चीन से बड़ी आर्थिक सहायता भी मिल रही है। चीन पाकिस्तान की हर मंच पर मदद करता आ रहा है। जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने की भारत की कोशिशों को कई बार वीटो कर चुका है चीन। बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगने जा रहे हैं। लगभग 80 प्रोजेक्ट हैं जो यूरोपियन यूनियन और UN के माध्यम से पाकिस्तान में चल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल बैकिंग बंद कर दी गई तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही घुटने टिक जाएंगे एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। दक्षिण एशिया की राजनीति अब पूरी तरह दो खेमों में बट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और भारत नजर आते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन। आतंकवाद, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे मामलों में भी ये खेमेबंदी साफ तौर पर नजर आती है। जाहिर है चीन के दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है, लेकिन चीनी दम पर पहलवान बने पाकिस्तान के अरमान को अमेरिका और भारत की जुगलबंदी जल्द ही चकनाचूर कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। कूटनीतिक जानकार मानने लगे हैं कि अब दुनिया में एक इविल एक्सेस है। जी हां, 3 देशों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान। और ये तीनों देश ऐसे हैं जो दोहरेपन की मिसाल हैं, जो दुनिया में आतंक फैलाते हैं लेकिन अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया को तबाह करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि उसामा बिन लादेन से लेकर न जाने कितने आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर पनाह दे रखी है और कैसे पाकिस्तान वाकई में आतंकिस्तान है। जिस देश में खूंखार आतंकी खुलेआम घूमते हो, जिस देश में आतंकियों के आगे सरकार घुटने टेकते हुए नजर आती हो, जहां मुंबई हमले का मास्टरमाइंड चुनाव लड़ने का ख्वाब देखता हो, दुनिया में ऐसी इकलौती जगह है और उसका नाम है पाकिस्तान, जो साफ तौर पर आतंकिस्तान के तौर पर भी जाना जाने लगा है। हाफिज सईद सिर्फ मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी उसके सिर करोड़ों का इनाम रखा है। लेकिन पाकिस्तान की नजर में हाफिज सईद आतंकी नहीं है। हाफिज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो फिलिस्तीन के राजदूत के साथ मंच शेयर करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर जकीर रहमान लखवी भी ISI की सरपरस्ती में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। भारतीय संसद पर हमले का मास्टरमाइंड और जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर हो या हिजबुल मुजाहिदीन का आका सैयद सलाउद्दीन, हिंदुस्तान के ये मोस्ट वांटेड न सिर्फ पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं, बल्कि पाक फौज और ISI की सरपरस्ती में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें भी रच रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को पनाह देकर भी पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान की पनाह में है। लेकिन पाकिस्तान अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। उसके ही पाले पोसे आतंकी उसके लिए सिरदर्द बन चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राय अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ कैसे धार्मिक आधार पर चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, जो बड़ी अफसोसजनक बात है। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में आलिया नाम की एक छात्रा ने गीता श्लोक का पाठ किया था और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हुआ था। अब ऐसे में क्या इस्लामिक समाज नाराज हो सकता है? जनाब, हो सकता है। उलेमा नाराज हो गए हैं। देवबंद ने अब आलिया के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक मुस्लिम छात्रा ने कृष्ण की वेशभूषा कैसे पहनी, गीता का पाठ कैसे किया, यह बात अब नहीं पसंद आ रही उलेमाओं को, इसलिए फतवा जारी किया गया है। संकीर्ण मानसिकता कितनी हो सकती है, ये जरा देखिए। जब भी मुझसे सवाल होगा मैं हमेशा यही जवाब दूंगी, मैंने किसी धर्म के बेस पे ये नहीं पढ़ी गीता, मैंने ज्ञान के लिए गीता पढ़ी है। चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, रामचरितमानस हो, ये हमें सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत।
धर्म से पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और हम इंसान हैं तो हम इंसानियत रखते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे हम लोगों के यहाँ, मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग के यहाँ कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि जो हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आलिया खान पर फतवा जारी करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे कि बदलते हुए समाज और वर्तमान सरकार का ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास, तो धर्म पर आधारित संकीर्णता की लकीरें खींचकर अब काम चलने वाला नहीं है। आलिया ने मुस्लिम होते हुए भी यदि गीता के श्लोकों का अध्ययन किया और उनका पाठ किया और कि उसने कृष्ण का रूप रख लिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। कभी कभी नाटक करने में या फिल्म के सिनेमा में जो पात्र होते हैं, हिंदू पात्र मुस्लिम पात्र का, मुस्लिम पात्र हिंदू पात्र का या भगवान का रूप रख लेता, कोई पाप नहीं कर देता है। और ये बात वाकई में दीगर है कि आलिया जो कि एक छोटी सी बच्ची है, उसे इस बात का इल्म है कि आप धर्म के आधार से आगे बढ़कर इंसानियत पर बात करें, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के कुछ एक कर्णधार अपने आप को न जाने क्या समझते हैं और धर्म के आधार पर आज लोगों को बांट रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये खबर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 20,000 छात्रों का भविष्य इस बार अधर में है, और वो इसलिए क्योंकि वो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की तकरीबन 836 मदरसे ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जानकारी अपलोड नहीं की है, और उनकी इस कोताही की वजह से उस मदरसों में पढ़ने वाले छात्र इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। बताइए कितना बड़ा नुकसान होगा। 20,000 छात्रों का पूरा एक साल बर्बाद होगा। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20,000 मदरसों में से 836 मदरसों के छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो मुमकिन है कि ये छात्र मदरसा बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएं। और इस मुश्किल की वजह है मदरसों की लापरवाही। खबरों के मुताबिक बोर्ड के पोर्टल पर 2,682 मदरसों ने अपना डाटा अपलोड नहीं किया है। इनमें से 836 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें डेटा अपलोड न करने पर इन मदरसों की मान्यता रद्द हो सकती है। जिन मदरसों ने अपना डेटा अपलोड नहीं किया है, उन्हें बोर्ड का फॉर्म भरने की इजाजत नहीं मिली है। यानी अब तक ऐसे मदरसों के छात्र अपने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। 836 मदरसे वाले हमारे पास कोई आवे तो कि उनकी समस्या क्या है उस समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। अब यदि कोई फर्जी मदरसे चला रहा है, हमारे पास कोई आएगा नहीं, डाटा फीड किसी ने किया नहीं, तो अब हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मदरसों में फर्जीवाड़ा रोकने के मकसद से यूपी सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन मदरसों का डेटा अपलोड न कर पाने के चलते छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि योगी सरकार अब भी ऐसे मदरसों से डेटा अपलोड करने की अपील कर रही है। सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए मदरसों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दल किस तरह से पैसे खर्च करते हैं, और उसके लिए आमतौर पर कहा जाता है कि यह चंदे का पैसा है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान होता है हमारी अर्थव्यवस्था को। ऐसे में केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि चुनावी चंदे के लिए एक फंड जाहिर किया जाए, और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक नया प्लान है। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से मिलेंगे। इन बॉन्ड का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के होंगे। बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और बॉन्ड पर दानकर्ता के नाम का जिक्र नहीं होगा। चुनावी बॉन्ड की वैधता केवल 15 दिन की होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को ही चंदा बॉन्ड के जरिए दिया जा सकेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं सरकार कैसे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। में ट्रांसपेरेंसी इतनी आएगी कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में यह रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे।
किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी। और अब कर्नाटक के मंगलुरु की यह खबर आपको दिखाते हैं, जहां कुछ कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों पर जबरन मॉरल पुलिसिंग का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां अपने समुदाय के दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकली थीं और इसी बीच वहां कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों के साथ फिर मारपीट की गई है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ठंड के इस मौसम में अगर बर्फ की तस्वीरें आप न देखें तो ऐसा लगता है कि दिन अधूरा रह जाता है। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से वहां जो सैलानी पहुंचे हुए हैं उन्हें तो बस ऐसा लगता है कि लॉटरी निकल गई है। कड़ाके की ठंड जरूर है, लेकिन लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे हैं और इस बर्फबारी से लोग बड़े प्रसन्न हैं। और एक और ऐसी खबर जो वाकई में आपको चौंका कर रख देगी। बताइए, हम हिंदुस्तानी क्या क्या करने में महारत नहीं हासिल रखते, लेकिन आज एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बताते हुए बहुत ज्यादा फक्र नहीं हो रहा। और ये रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी को हिंदुस्तान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं साहब। और वो इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी अपनी पॉपुलेशन के बारे में सोचते ही नहीं है। अब क्या करें, हमारे पास ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जनाब, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जरा सोच समझ कर कीजिए।